अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है खेजड़ी की बेटी। रेगिस्तान के धारों के बीच एक सुंदर नगर था, जहां राजा अपनी बेटे बेटियों एवं प्रजाजनों के साथ आनंद से रहता था। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था। उसी के राज्य में एक बूढ़ी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो दूसरों के घरों में काम करती थी और अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। अपनी मां को लगातार इस तरह काम करते देखकर दोनों बहनें बहुत दुखी थी। एक दिन बुढ़िया की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, जीजी, कितना अच्छा हो हम कुछ काम करें ताकि मां को आराम मिले। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मां हमारे लिए सारे दिन काम काज में खपती रहती है और बीमार तथा परेशान रहती है। बड़ी बहन बोली, तू कहती तो ठीक है, लेकिन मां मानती ही नहीं है। छोटी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूं हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर छोटी लड़की गांव के बाहर बने खेजड़ी के बने पेड़ पर मटका भरने चली गई। वो रस्सी बाल्टी कुएं में लटकाकर खेजड़ी के पेड़ से आंखों में आंसू भर भर कर बातें करने लगी। तू मेरी सच्ची सहेली है। तू कुछ ऐसा जादू कर जिससे मैं अपनी मां को आराम दे सकूं। इतना कहकर उसने कुएं में बाल्टी खींची और पानी की पहली बाल्टी खेजड़ी के पेड़ की जड़ों को सींचने के लिए डाल दी। फिर उसने अपना मटका भरा और पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई। तब खेजड़ी में से आवाज आई, तू मुझे अपनी सहेली मानती है तो सुन, जैसे मैं कहूं वैसे करना, तुझे खूब धन मिलेगा और तेरी मां को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। छोटी लड़की ने मटका सिर से उतारकर नीचे रख दिया और खुश होकर बोली, हां हां, जल्दी बता मुझे क्या करना होगा। खेजड़ी बोली, जहां कहीं भी तू ध्यान लगाकर खड़ी रहेगी, वहीं अगर कोई तेरे सिर पर एक बाल्टी या एक मटका पानी डाल देगा तो तू खुशबूदार फूलों के पेड़ में तब्दील हो जाएगी। फिर कोई धीरे धीरे उन फूलों को चुनकर सामने रख देगा और फिर से तेरे ऊपर पानी डाल देगा तो तू वापस पहले की तरह लड़की के रूप में सामने दिखाई देगी। छोटी लड़की खुशी के मारे उछल पड़ी। वो दौड़ी दौड़ी घर पहुंची और उसने सारी बात अपनी बड़ी बहन को जा सुनाई। पहले तो बड़ी बहन को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब सुशीला ने दीदी विमला को बार बार ये बात कही तो फिर उन्होंने इसे आजमाने का निश्चय किया। विमला ने सुशीला को घर के बाहर एकांत में खड़ा किया और उस पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। सचमुच थोड़ी ही देर में सुशीला एक फूल से लदे सुनहरे वृक्ष में तब्दील हो गई। विमला ने आहिस्ता आहिस्ता खूब सारे फूल चुने और टोकरी में भरकर रख लिए। फिर दोबारा उस पर विमला ने पानी डाला और सुशीला अपने पुराने रूप में आ गई। अब तो ये रोजाना की कहानी हो गई। सुशीला फूलों का टोकरा लेकर घर के बाहर ही बैठ जाती थी। उधर से राजा का बेटा सूरसेन रोजाना अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता था। सुंदर खुशबू वाले इतने अच्छे फूलों को देखकर वो उन पर मोहित हो जाता था। रोजाना एक सोने का सिक्का देकर वो सारे फूल खरीदकर अपने महलों में ले जाता। पूरा महल शाम तक खुशबू से महकता रहता था। राजा रानी को भी ये फूल बहुत पसंद थे। एक दिन राजकुमार सूरसेन जल्दी आ पहुंचा। वहां उसे फूलों वाली लड़की दिखाई नहीं दी। वो उसे तलाश करते हुए लड़की के मकान में जा पहुंचा। वहां उसने जो कुछ देखा तो वो हैरान रह गया। वो दरवाजे की आड़ में छुपकर ये सारा नजारा देखता रहा। सुशीला पर पहले पानी की बाल्टी को गिराया जाना और फिर उसका फूलों का पेड़ बनना, फिर वापस लड़की बनना। वो आश्चर्य में डूब गया। वो मन ही मन
कल्पना करने लगा, ये फूलों वाली लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो कितना सुंदर होगा। राजकुमार ने महल में पहुंचकर अपने पिता महाराज वीरसेन से कहा, आप मुझे लगातार विवाह करने के लिए जोर डाल रहे हैं। यदि आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तो फूलों वाली लड़की से मेरा विवाह करा दीजिए। पहले तो राजा को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब राजकुमार ने सारी बात विस्तार से बताई तो महाराज वीरसेन ने सुशीला की मां को अपने दरबार में बुलवाया। डरती डरती बुढ़िया राजा के दरबार में उपस्थित हुई। राजा ने पूछा, तुम्हारी लड़कियां जादू टोना जानती हैं? यह अच्छी बात नहीं है। हमारे नगर के भोले भाले और सीधे साधे लोगों पर लड़कियां जादू टोने कर रही हैं। बुढ़िया को काटो तो खून नहीं। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर बहुत अनुनय विनय की और कहा कि मैं जाकर लड़कियों को समझाऊंगी। बुढ़िया घर लौटी और आते ही अपनी दोनों बेटियों पर गरज पड़ी, तुम दोनों क्या करती हो? मेरे जाने के बाद क्या गुल खिलाती हो? लड़कियों को कुछ समझ नहीं आया। बुढ़िया ने जब खूब डांटा डपटा तो दोनों लड़कियां कहने लगी। रोते रोते बड़ी लड़की ने मां से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तब बूढ़ी महिला ने राजा के दरबार में हुई घटना कह सुनाई। ये सुनते ही बड़ी लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हम कोई जादू टोना नहीं जानती हैं। फिर उसने छुटकी के फूलों का पेड़ बनने से लेकर फूल बेचने तक की सारी कहानी सुना दी। लेकिन बुढ़िया इस कहानी से संतुष्ट नहीं हुई। तब हार थक कर छोटी बेटी अंदर से मिट्टी की गुल्लक उठा लाई और लाकर जोर से मां के सामने गिरा दिया। गुल्लक के टूटते ही उसमें से सोने के सिक्के उगल पड़े। ये देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। उसने पूछा, सच सच बताओ, ये इतना धन कहां से मिला तुम्हें? तब बड़ी बेटी ने बताया कि रोज सवेरे इधर से गुजरता हुआ राजा का बेटा हमसे फूल खरीद कर ले जाता था और रोजाना एक सोने का सिक्का उसका मोल चुका कर जाता था। ये वे ही सोने के सिक्के हैं। बुढ़िया ने खुश होने के बजाय लड़कियों को और डांटा, जब मैं कमाकर लाती हूं तो तुम्हें ये सब करने की कहां जरूरत आ गई? तब छोटी बेटी आगे बढ़कर बोलती है, मां, हमसे तेरी रोज रोज की तकलीफ नहीं देखी जाती। मां ने रोते रोते दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया और बोली, अब हमें ये नगर छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि राजा बहुत नाराज है। बुढ़िया अभी अपनी बेटियों को समझा ही रही थी कि तब तक राजा खुद अपने बेटे के साथ दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया लपक कर दरवाजे पर पहुंची। राजा को सामने देख तो थर थर कांपने लगी। उसने राजा के बिना कहे ही हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मेरी लड़कियों से बड़ी गलती हो गई है, उन्हें माफ करो। हम आपका ये नगर आज ही इसी वक्त छोड़कर जा रहे हैं। अब ये गलती कभी नहीं होगी। राजा ने हंसते हुए बुढ़िया के दोनों हाथ थाम लिए और अपने बेटे के साथ धीरे धीरे बुढ़िया की कुटिया में जा पहुंचे। वहां सामने दोनों बेटियां पहले ही खड़ी थी। राजकुमार को देखकर फूलों वाली लड़की मंद मंद मुस्कुराने लगी। राजा और बुढ़िया ने भी ये दृश्य छुपती हुई आंखों से देख लिया था। राजा ने छोटी लड़की को अपने पास बुलाया और बुढ़िया से कहा, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। बुढ़िया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में उसने जैसे तैसे स्वयं को संभाला और कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मैं आपके बेटे से शादी कैसे करा सकती हूं? राजा बोला, तुम उसकी चिंता मत करो। तब बुढ़िया ने कहा, लेकिन अभी तो मेरी बड़ी बेटी भी कुंवारी बैठी है। राजा ने तभी जोर से ताली बजाई। राजा के मंत्री ताली की आवाज सुनकर तत्काल अंदर आ गए। राजा ने कहा, तुम्हारी बड़ी बेटी का विवाह मंत्री जी के बड़े बेटे से करना चाहता हूं। ये सुनते ही बुढ़िया प्रसन्न हो गई और उसने दोनों बेटियों के विवाह करने की हामी भर दी। धूमधाम से दोनों बेटियों का विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार ने फूलों वाली लड़की से कहा, हमारे महलों में फूलों की खुशबू हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये काम तुम ही कर सकती हो। पहले तो नववधू ने इनकार किया, लेकिन जब राजकुमार नहीं माना
तो दुल्हन कहने लगी, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और सुनो, तुम भी धीमे धीमे ही फूलों को चुनना। अगर तुमने फूलों को चुनने में हड़बड़ी की या कोई टहनी तोड़ दी अथवा खरोच मार दी तो फिर से ये फूल कभी नहीं लगेंगे। राजकुमार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा। राजकुमार प्रातःकाल ही अपनी पत्नी पर बंद कमरे में पानी की बाल्टी डालता, वो फूलों का पेड़ बनती। राजकुमार उनमें से फूल तोड़कर पूरे महल में जगह जगह सजावट के साथ लगवा देता। महल के सभी लोग इससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन राजमहल में राजा की बड़ी विवाहिता बेटी ससुराल से लौटकर आई थी। रंग रंगीले, सुंदर और खुशबू वाले फूलों को देखकर वो तो दीवानी हो उठी। उसने खोजबीन करते हुए पता लगाया कि ये काम मेरी भाभी का है। उसने अपने भाई से फूलों का पेड़ दिखाने की विनती की। पहले तो राजकुमार ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन जब राजकुमारी नहीं मानी तो विवश होकर उसने सारी बात बता दी। राजकुमारी ने भाभी को साथ लिया और बोली, आओ तुम्हें जंगल की सैर कराकर लाती हूं। उसकी भाभी रथ पर सवार होकर चल पड़ी। काफी दूर जाने के बाद राजकुमारी रथ को रोककर इधर उधर घूमती रही और भाभी को भी घुमाती रही। फिर अचानक एक बाल्टी पानी भरकर भाभी के सामने आ खड़ी हुई और बोली, सावधान होकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल रही हूं। मुझे फूलों का पेड़ देखना है। भाभी कुछ बोलती इससे पहले ही राजकुमारी ने भाभी पर पानी उड़ेल दिया और देखते ही देखते राजकुमार की पत्नी एक सुंदर फूलों के वृक्ष में तब्दील हो गई। इतने सुंदर फूल देखकर राजकुमारी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और उसने ताबड़तोड़ फूलों को नोचना शुरू कर दिया। फूलों के साथ साथ कई टहनियां टूट गईं और बहुत सारे पत्ते और पेड़ की शिराएं खंडित हो गईं। फूलों से अपना रथ भर लेने के बाद राजकुमारी ने फूलों के पेड़ पर दूसरी बाल्टी पानी की डाली तो अब वहां राजकुमार की पत्नी नहीं थी। वहां केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था और एक दबा हुआ सा छोटा सा चेहरा दिखाई दे रहा था। राजकुमारी पहले तो भाभी की खोज में इधर उधर दौड़ती रही और अंत में निराश होकर लौट आई। उधर एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने हड्डियों के ढेर के बीच एक सुंदर चेहरे को देखा तो वे ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? लड़की ने रोते रोते सारी कहानी सुना दी। साधु को सब कुछ समझ आ गया। वे तुरंत खेजड़ी के वृक्ष के पास पहुंचे और सारे समाचार कह सुनाए। खेजड़ी ने साधु की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, आपको भी मेरी सहेली के लिए काम करना पड़ेगा। मेरी 2 टहनियां काटिए और उससे ले जाकर पानी की बाल्टी में रखिए और फिर वो पानी मेरी सहेली पर डालिए। फिर वो पहले की जैसे वापस ठीक हो जाएगी। महात्मा जी ने ठीक वैसा ही किया। राजकुमार की पत्नी पहले की तरह ठीक हो गई। तब उसने कहा, महाराज, अब मैं महलों में नहीं रहना चाहती। मुझे आप रहने के लिए कोई और स्थान बता दीजिए। महात्मा ने कहा, बिटिया, फिर तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सहेली खेजड़ी के नीचे एक कुटिया बनाकर रहना शुरू करो। लड़की ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों तक जब राजकुमार की पत्नी महलों में वापस नहीं लौटी तो राजकुमार पागलों की तरह उसकी खोज में निकल पड़ा। बहुत खोजने पर भी उसे कुछ पता नहीं चला। फिर अनायास एक दिन वो महात्मा जी से टकरा गया और उन्हें अपने हृदय के विकार सुनाए। महात्मा जी को सारी कहानी याद आ गई। उन्होंने राजकुमार को अपने निकट बैठाकर समझाते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी सकुशल और सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारी बहन की मूर्खता के कारण उसका जीवन कष्ट में पड़ गया। प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद तुम अपनी पत्नी को कभी भी कष्ट नहीं पाने दोगे और उसके रहस्य कभी किसी को नहीं बताओगे। राजकुमार ने तत्काल वैसा ही करने का आश्वासन दिया। तब महात्मा ने उसकी पत्नी का ठौर ठिकाना बता दिया। राजकुमार ज्यों ही खेजड़ी के वृक्ष के निकट पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली और राजकुमार को देखकर खुशी के मारे रो पड़ी। जब वे दोनों वहां से विदा होने लगे तो खेजड़ी ने कहा, सुनो राजकुमार, मेरी सहेली अब फूलों का पेड़ बनने की शक्ति खो चुकी है, लेकिन इसकी बातें और इसका व्यवहार फूलों सब महकने और मोहित करने वाला होगा।
अब तुम ये वादा करो कि तुम मेरी सहेली को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाओगे, तभी तुम यहां से इसे ले जा सकोगे। राजकुमार ने आगे बढ़कर तभी अपने हृदय पर हथेली रखकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तभी उसने खिचड़ी से कहा, लेकिन मेरी एक विनती तुमको भी माननी पड़ेगी। मेरे राज्य के इस रेगिस्तान में तुम अपने वंश वरल्ली को बढ़ाकर रेत के धारों पर चारों तरफ खेजड़ी ही खेजड़ी के वृक्ष चारों तरफ लगाओगे, ताकि जब कभी भी मेरी पत्नी को तुम्हारी याद आए तो वो किसी भी खेजड़ी के वृक्ष से गले मिलकर सुख का अनुभव प्राप्त कर सके। खेजड़ी ने अपने पत्ते लहराते हुए कहा, ऐसा ही होगा।